हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गति संबंधी ग्राफ क्या है और इसमें कुछ इसके टाइप जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ मतलब होता है आरेख चित्र, है ना। ये क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच के संबंध को जिस विधि द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है उसे हम ग्राफ कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स में बोलें, दो या दो से अधिक आंकड़ों के बीच के संबंध को जिस विधि द्वारा दर्शाया जा सकता है उसे हम ग्राफ कहते हैं। आपने इसे देखा भी होगा, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक टीम का जो स्कोर होता है पर ओवर के हिसाब से और उसके ऊपर विकेट भी दर्शाया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, वहाँ पे ग्राफ बना होता है। या फिर किसी बैट्समैन का अगर वहाँ पे ग्राफ दिखाते हैं तो एक ऐसे गोला बना होता है, उसमें दिखाई पड़ता है कि ऑन साइड में कितना रन बना है, ऑफ साइड में कितना रन बना है ना। तो वहाँ पे भी वो ग्राफ है। अब ग्राफ की कैटेगरी की बात करें तो ग्राफ के तो बहुत सारे प्रकार हैं, ऑलमोस्ट 44 टाइप सब मिला के। लेकिन हमें बेसिक रूप से जो ग्राफ यूज करना होता है वो 4 टाइप का ग्राफ हम लोग 12th तक पढ़ते हैं। अब 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा चारों टाइप का ग्राफ। तो ये क्या है, इसको एक बार हम डिफाइन कर देते हैं। इसमें सबसे पहले होता है लाइन ग्राफ, मतलब यहाँ पे लाइन ग्राफ। इसमें एक सिंपल लाइन बनी होती है और लाइन के थ्रू पॉइंट्स को ज्वाइंट कर करके इस ग्राफ को बनाया जाता है। दूसरा टाइप आता है इसका बार ग्राफ। बार ग्राफ एक होता है, इसमें इस तरह का ये बना होता है। ये आयत बने होते हैं, ऐसे छोटे बड़े जैसा आंकड़ा होगा उसी हिसाब से बना होगा इस तरह से, लेकिन इनके बीच में गैप होगा। ये अगर पहला है तो ये दूसरा है ना, इनके बीच में गैप है। अब आयत जैसे ये बने हैं इसको बोलते हैं दंड ग्राफ। और इसके बाद आता है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आयत चित्र। ऐसे बना होगा, इसमें भी आयत बना होगा लेकिन आयत एक दूसरे से जुड़े होंगे, कुछ इस तरह से बना होगा ये, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। फिर इसके बाद एक सर्किल बनी होती है, इसमें मिडिल पॉइंट से यानी कि सेंटर से ऐसे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जैसे आंकड़े दर्शाने होते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए इसमें 4 स्टूडेंट्स के मार्क को दर्शाया गया है परसेंटेज के हिसाब से, तो उसी तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% है ना, 20%, और यहाँ पे फिर 20% और 20% इस तरह से दर्शा दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं पाई ग्राफ। पाई ग्राफ है ना। तो ये तो बेसिक टाइप है जो हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद पिक्चर ग्राफ होता है ना, और बहुत सारे टाइप हैं, ऑलमोस्ट 44 हमने बताया। तो हमको पढ़ना है गति संबंधी ग्राफ, ये हमारी बेसिक टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइम पोजीशन ग्राफ। टाइम पोजीशन ग्राफ ये क्या होता है, गति संबंधी समय स्थिति ग्राफ इसे कहते हैं। समय स्थिति ग्राफ ये क्या होता है अभी आप समझ जाएंगे। अब स्थिति को विस्थापन भी बोला जा सकता है, इसको आप कह सकते हैं समय विस्थापन ग्राफ। समय विस्थापन ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें समय और विस्थापन को दर्शाया जाता है उसे हम समय विस्थापन ग्राफ कह सकते हैं। इसमें अब एक चीज़ ग्राफ बनाते समय आप ज़रूर नोट करें कि ग्राफ में दो वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है या दो आंकड़ों के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। तो इसमें आप पहले ये थिंक करिए कि दोनों में से कौन सा स्वतंत्र है और कौन सा परतंत्र है। परतंत्र का मतलब एक जो होगा वो पूरी तरह से फ्री होगा, लेकिन जो अगला होगा वो किसी न किसी पे डिपेंड होगा, मतलब आश्रित होगा। तो पहले आप ये डिसाइड करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्थिति और समय, स्थिति तो तभी बनेगी जब वो व्यक्ति मूव करेगा या पॉइंट मूव करेगा तभी स्थिति बन सकती है, लेकिन समय किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से फ्री है।
आप जाएंगे तब भी समय बढ़ेगा, नहीं जाएंगे तब भी समय बढ़ेगा। तो जो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, उसे हम यक्स अक्ष पे दर्शाते हैं। यहाँ पे जो दर्शाया जाएगा वो फ्री होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा। और जो वाई अक्ष पे दर्शाया जाएगा वो डिपेंडेंट होगा, है ना। तो इस तरह से जो स्वतंत्र होगा उसे हम यक्स अक्ष पे, और जो किसी पे आश्रित होगा उसे वाई अक्ष पे दर्शाते हैं। ये एकदम बेसिक फंडा है ग्राफ का। कई बार क्वेश्चन उठता होगा मन में कि हम यक्स अक्ष पे समय को क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि समय आपका पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं करता ये। लेकिन विस्थापन हुआ, दूरी हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये सभी क्या हैं, डिपेंड हैं किसी पे। अगर वस्तु चलेगी नहीं तो त्वरण नहीं बन सकता है, इसलिए इन सभी को वाई अक्ष पे दर्शाया जाता है। तो ये बेसिक फंडा है, इसको भी दिमाग में आप बना के रखें। तो स्थिति समय ग्राफ आप जान चुके हैं क्या होता है। अब आपको इसमें इसकी टाइप मिल सकती है। स्थिति समय ग्राफ का कंक्लूजन क्या होगा, सब कुछ आप यहाँ पे देखेंगे। तो स्थिति समय ग्राफ में अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, मतलब एक वस्तु हो लेकिन वो एक ही स्थान पे रुकी हो, है ना, स्थिर वस्तु के लिए अगर हम समय स्थिति ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी क्षण देखी गई, ए वस्तु है। अब यहाँ पे आपने दर्शा दिया किसको, आपने यहाँ पे दर्शाया स्थिति को, या आप कह सकते हैं विस्थापन को, है ना, दोनों कह सकते हैं। विस्थापन हो गया आपका, और ये आपने मेजर किया है मीटर में, तो ये हो गया। और आपने समय को दर्शाया किस पे, समय आपका है ये वाला एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस पे, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब मूल बिंदु है, ये आपका समय है, और ये इन सेकंड है, मतलब सेकंड में आप समय को मेजर कर रहे हैं। अगर किसी टाइम पे इनिशियली, यानी कि ऐसा मान लीजिए आप वस्तु यहीं पे स्थित ही है, पहली केस में आप यहीं पे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो समय बढ़ेगा लेकिन ये मूव नहीं करेगी अगर, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यक्स अक्ष के समांतर। अब मैटर क्या है कि समय तो बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट पे समय बढ़ रहा है। आप देखें इसका समय यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, ऐसे इसका समय बढ़ता रहेगा, लेकिन वस्तु अब भी 10 मीटर पर ही स्थित है, यहाँ से ये हिली नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप में बनेगा। मतलब ये कि जब वस्तु विरामावस्था में होगी और एक ही पॉइंट पे स्थित होगी तो उसका जो समय स्थिति ग्राफ होगा, यानी कि समय विस्थापन ग्राफ, वो इसी प्रकार से बनेगा। इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो एक्स अक्ष के समांतर होगी, और इस स्ट्रेट लाइन का अगर एक्स अक्ष से एंगल देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ में एक सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर मिल रही है तो वह कैसी वस्तु होगी, विरामावस्था में होगी, अर्थात उसके द्वारा कोई गति नहीं की जाएगी, वो पूरी तरह से विराम में होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे मेंटेन है, यहाँ से हिल नहीं रही है, तो इसलिए हमको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रही है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे टाइप के ग्राफ की तरफ। ये तो समय विस्थापन ग्राफ ही चल रहे हैं, लेकिन इसमें हमने आपको बताया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ। अब आपको हम बता देते हैं, ये तो आपका फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप आपको बताते हैं। सेकंड टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप बताएं एक समान वेग से अगर वस्तु गति कर रही है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए, गतिमान वस्तु के लिए, अब यहाँ पे दो केसेस बनती हैं, या तो उसका वेग लगातार बढ़ रहा हो या तो उसका वेग निश्चित समयांतराल में
लगातार घट रहा हो। तो यहाँ पे अभी दोनों केसेस आप समझ जाएंगे। एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए कौन सा ग्राफ आप पढ़ेंगे, समय विस्थापन ग्राफ कैसा होगा, ये भी यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे आप पहले एक्सिस बनाइए और यहाँ पे आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, इसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हर एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये 15 हो गया। तो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो भी निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी होगी, यानी कि उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन नियत होगा। यहाँ पे आप मान लें 5 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। इस तरह से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो वस्तु एक समान गति कर रही है, इसीलिए हमको ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष के सापेक्ष, यानी कि एक्स अक्ष के साथ में कैसा कोण बना रही है, लेस देन 90, मतलब न्यून कोण है। और न्यून कोण अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष के सापेक्ष बनाती है तो उसके समय विस्थापन ग्राफ में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान गति कर रही है, एक समान वेग से या एक समान चाल से वो गति कर रही है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक समान वेग से गति कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करें, क्या यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो जब ऑब्जेक्ट हमारी इस पॉइंट पे थी ए पे और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, अगर आपको बोला जाए कि ए पे वस्तु का वेग कितना है तो आप कैसे निकालेंगे? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या, समय अंतराल। तो ये आप जानते हैं। अब जब यहाँ से वो चली है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पे दूसरा समय आपको मिला t इज इक्वल टू कितना, 5 सेकेंड। यहाँ पे आपको मिला d इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू कितना है, 5 है इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे वेग कितना होगा, तो विस्थापन और समय हम देख लें तो विस्थापन हुआ है 5, क्योंकि आप 5 में से 0 घटाएंगे तो आपको 5 ही मिलेगा, और समय एग्जैक्टली 5 माइनस 0, तो आपको मिल गया v। लेकिन ये वेग तो होगा, लेकिन औसत वेग होगा, क्योंकि आप दो बिंदुओं के बीच देख रहे हैं। जब एक पॉइंट के बीच देखेंगे तब सिर्फ वेग होगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वेग होगा, लेकिन दो बिंदुओं के बीच अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, औसत वेग होगा। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या निकल गई, 1 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे आपने जो भी मेजरमेंट लिया है वो इन मीटर हो, और यहाँ पे आपने जो भी समय लिया है वो इन सेकेंड हो। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दें कि अगर हम मान लें ये एक ट्रायंगल है, इसको हमने ए माना है, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, एग्जैक्टली हम अगर देखें ओ सी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं डी, ओ सी डी, मतलब अगर एक सरल रेखा बन रही है, इस सरल रेखा की एक्स अक्ष के साथ जो ढाल बन रही है, जिसे हम प्रवणता कहते हैं, जो भी रेखा बन रही है, अगर उसकी हम एक्स अक्ष के साथ प्रवणता निकालें और या ढाल निकालें तो आपको क्या मिलेगा। पहले यहाँ पे अगर आप मान लें कि ये कोण थीटा है, थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा आप मानते हैं कि ये आपका डायग्राम बना है और ये एंगल थीटा है, आपने पॉइंट चूज किया है ओ और सी और यहाँ पे डी, आप ओ सी रेखा की ढाल निकाल रहे हैं, मतलब प्रवणता निकाल रहे हैं, किस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ। अब यहाँ पे आपको मिलेगा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए आप x1 था, और यहाँ पे जब देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट C पे पहुँची तब विस्थापन x2 है, और यहाँ पे समय क्या था t1, यहाँ पे समय कितना है t2। तो tan ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
सी डी बाई कितना ओ डी, ये मिल जाएगा। अब सी डी की वैल्यू क्या है, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आप सी डी के स्थान पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब ऑब्जेक्ट O से C तक गई तब इसका वेग कितना है, तो वेग भी तो यही आएगा, वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन उसने कितना किया, x2 माइनस x1, ये करेंगे एग्जैक्ट विस्थापन यही होगा और यही मान सी डी के बराबर है। तो यहाँ पे वेग क्या आएगा, ये आएगा x2 माइनस x1 बाई कितना T2 माइनस T1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रवणता आ रही है, प्रवणता या ढाल किस रेखा की, रेखा OC की प्रवणता या ढाल वो किसके बराबर है, वस्तु के वेग के। ये पॉइंट आप समझिए यहाँ पे कि अगर हम किसी सरल रेखा की x अक्ष के साथ ढाल निकालेंगे या प्रवणता निकालेंगे तो वही मान उस वस्तु के वेग के बराबर आएगा या औसत वेग के बराबर आएगा, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा। तो मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि समय विस्थापन ग्राफ से आप किसी पॉइंट पे या किन्हीं दो पॉइंट्स पे वस्तु का वेग या औसत वेग आसानी से निकाल सकते हैं। किस ग्राफ से, समय विस्थापन ग्राफ से। अगर आप चाहें कि हम वस्तु का वेग निकालें तो आप निकाल सकते हैं, औसत वेग भी निकाल सकते हैं। मतलब ये कि सीधा सीधा आप कहें कि समय विस्थापन ग्राफ से आपको वस्तु का वेग या औसत वेग मिलता है। इससे जो ये तीसरी लाइन मिल रही है, विस्थापन दिया, समय दिया। अब विस्थापन और समय में क्या संबंध होता है, वेग के लिए संबंध होता है, वेग आता है। तो वही जो तीसरी चीज़ है वो आपको मिल सकती है उस ग्राफ से। ग्राफ कोई भी हो, अभी आप समझ जाएंगे जब आगे चलेंगे तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हम समय विस्थापन ग्राफ में क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल का मतलब प्रवणता आप निकाल रहे हैं। तो प्रवणता निकालेंगे तो आपको वही मान वेग के बराबर मिलेगा। तो आप कहेंगे कि जो प्रवणता है वही उसका वेग है, जैसा कि यहाँ पे हमने निकाल के बताया। अब यहाँ पे ये तो वस्तु हम कहेंगे कि एक समान वेग से चल रही है, लेकिन हर एक पॉइंट पे हर एक टाइम के बाद अगर देखें तो इसका वेग, अगर देखें यहाँ पे 0 से 10 हुआ तो यहाँ पे वेग कुछ और होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तीसरे वाले पॉइंट पे 0 से C के लिए देखेंगे तो लगातार इसका वेग इंक्रीज हो रहा है। एक बार हम निकाल के बताते हैं। ए वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 5/5, तो मिला आपको 1। अब यहाँ से 10 हो गया है और विस्थापन आपका 10 है, तो v इज इक्वल टू कितना, 10/10, तो आपको कितना मिल गया, 1 मीटर पर सेकेंड। और जब C वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे तो आपको मिला कितना, 15/15, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। वस्तु कैसी गति कर रही है, एक समान गति कर रही है। आप देख सकते हैं कि हर एक स्थान पे इसका वेग बराबर आया है। तो यहाँ से आपका ये कंक्लूजन निकलता है। और x अक्ष के साथ ये लगातार कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। x अक्ष के साथ न्यून कोण बनाता हुआ ऊपर की ओर ये वस्तु लगातार मूव कर रही है। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट की, आगे की तरफ जा रही है। विस्थापन इसका O से अगर देखेंगे तो लगातार बढ़ेगा, और O से अगर हम देखेंगे इधर तो यहाँ पे समय भी लगातार बढ़ रहा है। और एक पॉइंट यहाँ पे अगर देखें तो लगातार यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। मतलब अगर न्यून कोण पे एक सरल रेखा मिल रही है x अक्ष के साथ तो वस्तु का वेग धनात्मक होगा और स्थिर तो है ही। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको ये देखना है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी इनिशियली यहाँ पे मौजूद है स्टार्ट में, लेकिन अब ये t = 0 पे है या t1 पे आप कह सकते हैं।
तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे है तो ये धीरे धीरे अगर इस तरह से मूव करती हुई आई और इस पॉइंट पे मिल गई, मतलब अभी ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, इसका विस्थापन कुछ था, मान लीजिए आप 10 था, 10 मीटर, और ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे था, ये आपका समय है। अब यहाँ पे आप क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि फिर जब समय बढ़ा 5 सेकेंड हुआ तो ये यहाँ पे आ गई, फिर अगले 5 सेकेंड के बाद यानी कि जब प्रारंभ से समय कितना हो गया 10 सेकेंड, तब यहाँ पे आ गई, और फिर अगले 5 सेकेंड यानी कि प्रारंभ से 15 सेकेंड बाद ये सीधे सीधे आ गई यहाँ पे, मतलब इस पोजीशन में x2 क्या हो गया 0, यहाँ पे x1 था, यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया है, ये डायरेक्शन है इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब वेग ठीक ठाक तो है, एक समान अब भी है लेकिन घट रहा है। तो एक समान वेग है लेकिन घट रहा है, ऋणात्मक वेग है एक समान है, ऋणात्मक वेग है एक समान है, आप ऐसा कह सकते हैं। आप ये जान चुके हैं कि यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ से आपको क्या मिल रहा है, वेग मिल रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वेग तो एक समान है लेकिन घट रहा है, इसलिए एक समान ऋणात्मक वेग है। और यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये यक्स अक्ष के साथ अधिक कोण बनाती है, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है। अगर ये थीटा है, ऐसा आप मान रहे हैं कि ये एंगल क्या है थीटा है, तो थीटा यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 90, मतलब अधिक कोण बन रहा है। तो आप डायरेक्ट बोलें जब कोई सरल रेखा यक्स अक्ष के साथ में अधिक कोण बनाएगी तो उसका जो वेग होगा वो एक समान तो है यहाँ पे, लेकिन घट रहा है, एक समान वेग से वो चल रही है लेकिन उसका वेग कंटिन्यूअसली घट रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका वेग घट के 0 हो जाएगा। तो अगर इसको मैथमेटिकली आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको x2 इज इक्वल टू क्या मिला 0, 0 माइनस कितना x1 डिवाइड बाई कितना t2 माइनस t1 करेंगे तो यहाँ पे 15 माइनस कितना, यहाँ पे t1 आपका स्टार्ट में 0 है, t2 आपका 15 है, तो आपको मिल गया कितना माइनस x1 बाई 15। और अगर ये आपने निकाला है तो ये क्या निकाला है, विस्थापन और समय का अनुपात है, मतलब ये वेग है। और अगर यहाँ से आप प्रवणता निकालना चाहते हैं तो प्रवणता भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये, अब प्रवणता के लिए आप थोड़ा सा माइंड में सेट करिए कि ये एंगल आपका क्या है। सपोज़ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये आपका एंगल है, कुछ मान लें यहाँ पे 135 डिग्री, 135 अंश है। अब tan 135 डिग्री की वैल्यू सीधे सीधे आप जानते हैं कितना होता है -1। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैथमेटिकल व्यू से बता रहा हूँ जिससे आपको बातें समझ में आए। अगर ये एंगल आप लेते हैं तो tan 135 अंश कितना आएगा -1, तो -1 जब करेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस में आ गया, और यही मान किसके बराबर होना चाहिए, वेग के बराबर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये वेग तो लगातार घटने की वजह से ऋणात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब ये है कि ये लगातार घट रहा है, ये दर्शा रहा है, और मिलेगा तो आपको वेग ही, क्योंकि विस्थापन और समय के बीच आप क्या निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं असमान गति जब होगा तब विस्थापन और समय ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। देखिए, असमान गति में जाहिर सी बात है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लीजिए कि इनिशियली यहाँ पे है, फिर इसके बाद ये बना, फिर ये बना, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे टाइम इसका मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, और इसके बाद जो बना है ये भी 5 है। कहने का मतलब यहाँ पे टोटल 10 हुआ, 5 सेकेंड जब इंक्रीज किया तो 10 बना, तो यहाँ पे 15 बन गया।
अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या था, x1, और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर है। अब इसको जब बैकवर्ड लेके आएंगे ये x2 है, लेकिन ये कितना है, x3। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब O से ऑब्जेक्ट चली A पॉइंट तक, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, हर जगह पे अगर इसकी वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करें तो VA की वैल्यू हो जाएगी कितनी, VA इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आप कुछ मान लें, ये है 5, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये ओवरऑल है 6, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये मान लें आप 8, ऐसा आप मान सकते हैं। तो VA की वैल्यू हो जाएगी 5/5, मतलब यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड। आपको ये ध्यान देना है कि ये आप मीटर में मेजर कर रहे हैं और ये सेकंड में। तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिला कितना, टाइम तो 10 है और ये हो जाएगा 6/10, तो आपको मिला कितना, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं पे देख लें कि ये वेलोसिटी कुछ और है, ये कुछ और है। तो जब असमान वेग से वो गति करेगी, मतलब उसकी चाल कैसी होगी, असमान होगी, तब आपका जो ग्राफ बनेगा विस्थापन और समय का वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे कुछ इस तरह से बन जाएंगी, या कभी कभी कर्व के रूप में आप दर्शा सकते हैं। जब एक समान रूप से गति कर रहा था तो एक स्ट्रेट लाइन, और ऐसे भी बना सकते हैं आप, हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ऐसा भी आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे पोजीशन टाइम के लिए जो ग्राफ बताया गया ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको बता देते हैं थोड़ा सा अबाउट द एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन और टाइम में, यानी कि टाइम एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको अब पढ़ना है किसके बारे में, आपको यहाँ पे आपने पढ़ लिया समय विस्थापन के लिए, अब आपको समय वेग ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समय वेग ग्राफ। ये क्या होता है, मतलब ऐसा ग्राफ जिसके द्वारा समय और वेग के बीच संबंध को दर्शाया जा सकता है, उसे हम समय वेग ग्राफ कहते हैं। किसी वस्तु की गति का ऐसा ग्राफ जिसमें वस्तु के वेग को समय के सापेक्ष दर्शाया गया होता है, समय वेग ग्राफ कहलाता है। इसमें क्या होता है, बेसिक यही है कि आप समय को किस पे रखें, एक्स अक्ष पे, समय आपका एक्स एक्सिस पे होगा, और यहाँ पे आपका होगा वेग यानी कि वेलोसिटी, और ये मीटर पर सेकंड में आप मेजर करेंगे, ये आपका होगा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप जो टाइम मेजर कर रहे हैं ये भी सेकंड में रखें, क्योंकि आपने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखा है, तो आप यहाँ पे सेकंड ही रखें टाइम को। अब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ये कितने टाइप का बन सकता है समय वेग ग्राफ, और इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ये सब आप अभी जान पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु आपकी नियत वेग से गतिमान हो, तब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ किस प्रकार बनेगा। आप देखिए, नियत वेग का मतलब वेलोसिटी उसकी फिक्स कर दी गई है कि वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चलेगी। ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। अब टाइम आप बढ़ाएं घटाएं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 सेकंड के बाद देखेंगे तो यही वेलोसिटी, 10 सेकंड के बाद देखेंगे तो यही वेलोसिटी, 15 सेकंड के बाद देखेंगे तो यही वेलोसिटी, मतलब वेग इसका नियत है। अगर वस्तु का वेग नियत होगा तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। आप समय बढ़ाते जाएं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिलती चली जाएगी। तो आप जानते हैं कि 2 क्वांटिटी आपको यहाँ पे दी गई है, वेग और समय। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलें कि इस ग्राफ से आप
त्वरण निकाल सकते हैं। पहली चीज़ त्वरण निकल सकता है। अगर आप त्वरण यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। यहाँ पे वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप त्वरण निकालना चाहते हैं कि इस वस्तु का त्वरण कितना होगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेग परिवर्तन, मतलब 5 माइनस 5, और समय आपका है पहले 0 बाद में हुआ है 5। अगर आप इसको भी 5 मानते हैं 10 मानते हैं, जैसा भी आप इंटरवल लेके चलना चाहते हैं, तो आप अगर 5 मानते हैं तो 5 माइनस 0, मतलब यहाँ पे आपको कितना मिला, यहाँ पे आपको वेग का मान मिल गया 0 और यहाँ पे डिवाइड बाई 5, मतलब आपको मिला 0। तो ए इज इक्वल टू 0 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि अगर वस्तु का वेग नियत होगा, नियत का मतलब वो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, फिक्स होगा किसी पॉइंट पे, तब वहाँ पे त्वरण का मान 0 आएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु के वेग और समय ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसकी ढाल अगर यक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री है, ढाल यहाँ पे देखिए इस रेखा की, तो यक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस केस में भी आप कह सकते हैं कि वस्तु का जो त्वरण होगा वो 0 आएगा। अब आप ये चीज़ तो क्लियर कर पा रहे होंगे यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा हम आगे बताते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है, एक समान दर से बढ़ रहा हो, इस केस में क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। इनिशियली 0, एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिल जाएगी। अब इसमें अगर आप इंटरवल बनाना चाहते हैं टाइम और वेलोसिटी का, तो आप बना लीजिए। वेलोसिटी ये मीटर पर सेकंड में है और ये आपका टाइम है, टाइम किस में है, सेकंड में है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिन पॉइंट मिल गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट की है और बी तक पहुँची है, तो इंटरवल आप बना लें। यहाँ पे ये इंटरवल बन गया, इससे आप समझ पाएंगे आसानी से। ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे ये एंगल मान लें थीटा, और ये लेस देन है किससे, 90 से। मतलब वही केस जो पीछे आपने पढ़ा, अगर थीटा क्या है लेस देन 90 है और स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, तो यहाँ पे वस्तु का त्वरण क्या होगा ये आप यहाँ पे डिसाइड करें। त्वरण आप जब निकालेंगे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 है समय और यहाँ पे 10 है। अब इसके अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी को भी फिक्स करें, क्योंकि वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ रहा था। तो यहाँ पे अगर ये 5 था और यहाँ पे कितना है 10 है, क्योंकि एक समान दर से वेग बढ़ रहा है, तो मतलब समय के साथ वेग भी समान रूप से बढ़ेगा, तब उसी को हम कहते हैं एक समान दर से वेग का बढ़ना। अब आप जब त्वरण निकालेंगे तो वेग परिवर्तन, यहाँ पे वेग कितना है 10 है और यहाँ पे कितना है 5 है, आपको यहाँ पे मिला 10 माइनस 5, मतलब आपको ये त्वरण मिल जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि 5/5 बचने वाला है, तो आपको मिल गया कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर वेग को निकालते हैं और यहाँ पे वेग को निकालते हैं, फिर इनका डिफरेंस करते हैं, तो वेग परिवर्तन मिल जाएगा आपको। और इसी तरह से समय अंतराल निकालेंगे, फिर आप त्वरण निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें और यहाँ के बीच, मतलब सी और बी के बीच, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हो जाएगी, और यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा 15। तो आपको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा ये भी आप निकाल सकते हैं, यही आएगा ए इज इक्वल टू कितना, 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 15 माइनस 10,
मतलब फिर आया, आपको मिला कितना, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यूनिट कैसे आ रही है ये भी देख लें अगर, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि वेग परिवर्तन मतलब वेग का क्या होता है, मीटर/सेकंड, और डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं, टाइम, तो ये सेकंड, इसलिए आया क्या, मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, अगर यहाँ से आपको बोला जाए कि इस रेखा ओ बी की ढाल, ओ बी की ढाल निकालें, तो इस ढाल से भी आप क्या पाएंगे, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे आप वेलोसिटी v1 मान लें, यहाँ पे वेलोसिटी v2, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। यहाँ पे टाइम क्या है, t1 है, यहाँ पे टाइम क्या है, t2 है। अब आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा, यानी कि इन ट्रायंगल ओ बी, इसको d मान लेते हैं, ट्रायंगल ओ बी डी, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इसका मतलब ये कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, और यही क्या है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, मतलब क्या है, त्वरण, मतलब a इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो मतलब अगर किस ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में आप अगर स्ट्रेट लाइन की प्रवणता निकालते हैं या ढाल निकालते हैं, तो उस केस में भी हमें उस वस्तु का त्वरण मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया। अगर वस्तु असमान गति कर रही है, असमान वेग से लगातार उसका वेग डिस्टर्ब हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, हर एक समय अंतराल में डिफरेंट डिफरेंट उसकी वेलोसिटी हो रही है, तब उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो मान लीजिए ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ये कुछ इस तरह से, मतलब हर जगह अनरेगुलेट यहाँ पे लाइन आपको मिल रही है, ये रेगुलर लाइन नहीं है, हर एक पॉइंट पे इसका वेग घट बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो त्वरण आएगा वो एक समान त्वरण नहीं आएगा, यहाँ पे नियत त्वरण आया है आपके लिए, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब नियत त्वरण आया था, कब आया था, जब वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ रहा था, तब आपको नियत त्वरण मिला, और जब वस्तु नियत वेग से गतिमान थी तब आपको एक्सेलरेशन 0 मिला। और यहाँ पे अगर आप ढाल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, tan ऑफ 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 और बाई cos 0, तो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ भी ढाल अगर निकालेंगे तो त्वरण तो मिलेगा, लेकिन 0 भी आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो, कहीं पे पॉजिटिव हो, कहीं पे निगेटिव हो, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा। और वेलोसिटी भी हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं आ रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर देखिए इस वाले टाइम के बाद अगले वाले टाइम में जब पहुँच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये वेग डिक्रीज कर गया है। इस तरह से इसका ग्राफ बन सकता है, जब वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़े तो इस तरह से बनेगा, और जब वो वेलोसिटी उसकी डिस्टर्ब होगी, मतलब असमान वेग दर्शाएगा, तब आपका एक्सेलरेशन कुछ भी निकल सकता है, वो आपका उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। आपका ग्राफ कैसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ये ऐसे, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत स्लो स्पीड में, फिर इसके बाद वेलोसिटी एकाएक बढ़ गई, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वस्तु का समय वेग ग्राफ कैसे बनेगा। अब समय वेग ग्राफ से एक चीज़ और निकलती है, वो भी आप देख लें। मान लीजिए कि एक वस्तु इस तरह से मूव कर रही थी, पॉइंट बी से चलना शुरू किया, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पे टाइम कितना है, t1 है, और यहाँ पे टाइम कितना है, t2 है। ये वेलोसिटी कितनी है, v1 है,
ये वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ये आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आप टाइम शो करें। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है और क्या निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि विस्थापन बराबर क्या होता है। विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय अंतराल, ये होता है। तो वेग और समय ग्राफ दिया है तो आपको विस्थापन भी मिल सकता है, लेकिन विस्थापन कैसे मिलेगा ये पॉइंट करता है। अब इसको अगर ध्यान देंगे आप तो समझ पाएंगे कि अगर हमें C और D के बीच का विस्थापन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। आप यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर दें, ये पॉइंट CDE, और इसको मान लेते हैं F, यहाँ पे G। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा माइंड सेट करें तो अगर CD से घिरा क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे, ये वाला एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, विस्थापन। वस्तु के द्वारा C और D बिंदुओं के बीच तय किया गया विस्थापन कितना होगा, वो अगर एरिया आप यहाँ पे निकाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा ये देखें ज़रा, और विस्थापन क्यों होगा ये भी आप यहाँ पे अभी क्लियर कर पाएंगे। हमने अगर यहाँ पे एरिया निकालने का प्रयास किया तो आप देखें एरिया का मतलब यहाँ पे एक क्या बन रहा है, आयत कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी जो एरिया निकलेगी वो आप किस प्रकार से निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये भी है आपका, यहाँ पे ओरिजिन पे V है और इस पॉइंट पे आपका V1 है, इस पॉइंट पे V2 है। तो अब इसकी एरिया जब निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ CEFG, तो यहाँ से मिलेगा आपको T2 माइनस T1, मतलब ये दूरी मिल गई और ये दूरी आपकी हो जाएगी इंटू कितना, V1 माइनस V। तो देखिए ये क्या है, वेग है, और ये क्या है, समय अंतराल। लेकिन अभी CD के द्वारा तय किया गया टोटल विस्थापन नहीं आया है। इसमें एक ये भी एरिया आ रही है जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है, यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, T2 माइनस T1, और हाइट कितनी आई है, V2 माइनस V1। फिर देखिए यहाँ पे आपको मिला क्या, यहाँ पे आपको मिला समय और क्या मिला, वेग। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु के द्वारा C से D तक तय किया गया विस्थापन कितना होगा। इसीलिए एरिया निकाली जाती है। तो एरिया अगर निकालते हैं आप तो आपको मिल जाएगा क्या, विस्थापन। अब हम आपको एक सिंपल तरीके से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली यहाँ पे थी और इसको मूव करा के यहाँ पे पहुँचाया गया है पॉइंट A, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, v1 है, और यहाँ पे टाइम आप मान सकते हैं t1, और t1 की वैल्यू 0 है। फिर ये t2 के बाद यहाँ पे पहुँच गई, यानी कि समय t2 के बाद ये t2 आपका t मान सकते हैं, यहाँ पे पहुँच गई। और पहले वो t1 पे 0 पे थी, t2 समय पर v1 वेग से यहाँ पे पहुँच गई है, और ये आपका t2 है। तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा ये आपको निकालना है। अब ये इसी वेग से, v1 वेग से यहाँ तक पहुँची है, इसको आप C मान लें, इसको D मान लें, या O ऑलरेडी ये है। तो आप इसका एरिया निकालें। एरिया कितना हो जाएगा, OABC का क्षेत्रफल, ये आप अगर निकालेंगे
तो आपको मिलेगा कितना, T2 माइनस T1 इंटू क्या, यहाँ पे ये वाली लंबाई आपकी हो जाएगी V1 माइनस 0। तो आपको मिला कितना, आपको मिल गया T इंटू V। अगर आप इसको भी मानते हैं तब, तो ये आपका V अगर है यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर V1 ही मानते हैं तो V1 यहाँ पे रखें। तो देखिए वेग और समय का गुणनफल क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन आपको मिल जाएगा। इस तरह से वेग समय ग्राफ से, यानी कि समय वेग ग्राफ से आप त्वरण भी निकाल सकते हैं, और अगर एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उस डाउट को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।